Assalamualaikum dear students, I am Alina Naeem from Department of Zoology, Superior College, Wazirabad. And today I am here with you with the lecture number 5 of Wildlife of Pakistan. That is Philosophy and Significance of Wildlife Conservation. ठीक है जी कि क्यों हमारे पास जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इम्पॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और ह्यूमन सर्वाइवल का आपस में क्या लिंक है। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे। सो वेलकम टू द लेक्चर। So let us start with the brief introduction to wildlife. To review, wildlife in its broader sense is the life that is present on this earth without the direct protection of humans. ठीक है जी, ह्यूमंस की डायरेक्ट प्रोटेक्शन के अलावा जितनी भी लाइफ इस अर्थ पे सर्वाइव कर रही है उस सब को हम वाइल्ड लाइफ कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी। Next, initial conservation efforts have tended to concentrate on higher species of plants, animals and microorganisms. जो बिल्कुल स्टार्ट में कंजर्वेशन एफर्ट्स की गई, यानी कि एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को जिनकी स्पीशी का नंबर जो है वो रिड्यूस हो रहा था, उन्हें बचाने के लिए जो भी कंजर्वेशन एफर्ट्स की गई वो मेनली जो है वो कंसनट्रेट करती थी हायर स्पीशीज़ पे, यानी कि जो मेजर इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ हैं प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है जी। और प्लांट्स में जो है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, और उसके अलावा जिम्नोस्पर्म्स नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, और वर्टिब्रेट्स में हमारे पास आ जाते हैं जी फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। ठीक है, इन सब की जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं उन सब को कंजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी एफर्ट्स की जाती हैं, जो भी फिलोसफीज यूज़ की जाती हैं वो हम स्टडी करेंगे। कंजर्वेशन मीन्स protect all the wildlife species which constitute our biosphere from extinction. ठीक है जी, ह्यूमन पॉपुलेशन की इंटरवेंशंस जो हैं वो वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को जिस भी तरह से जो है वो हार्म कर रही हैं, नुकसान पहुंचा रही हैं, ठीक है, उससे उन्हें प्रोटेक्ट करना, ठीक है जी, तो वो हमारे पास जो है वो कंजर्वेशन में आता है। All the extra efforts to protect a very few domesticated species of animals and plants and exploitation of the wildlife species wisely, ठीक है जी, जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल और प्लांट स्पीशीज़ हैं उन्हें भी प्रोटेक्ट करना, उसके अलावा जो हमारे पास वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ अवेलेबल हैं उनको एक्सप्लॉइट करना, यानी कि उनका यूज़ करना वाइजली, इस तरह यूज़ करना कि उनकी जो है वो पॉपुलेशन इफेक्ट भी ना हो, ठीक है जी, और उन्हें किसी किस्म का जो है वो नेगेटिव जो है वो इम्पैक्ट उन पर ना हो। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट एम है। ठीक है जी। According to Aldo Leopard 1943, wildlife once fed us and shaded our culture. वाइल्ड लाइफ जो है वो ह्यूमन को प्रोवाइड करती है प्लेयर फॉर लेयर आवर्स, ठीक है जी, और जब ह्यूमन इंटरवेंशंस बहुत ज़्यादा कम थे तो वाइल्ड लाइफ जो है वो इकोनॉमी और एस्थेटिक वैल्यूज़ का जो है वो इम्पॉर्टेंट रिसोर्स थी ह्यूमन के लिए, अब भी है, लेकिन अब जो है वो बहुत सारे थ्रेट्स उसे फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से, मॉडर्न मशीनरी की वजह से जो है वो वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय होती जा रही है, और नीड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज़ नेसेसरी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, कंजर्व किया जाए, ताकि जो है वो हम अपना इन्वायरमेंट जो है वो सेव कर सकें, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो मेंटेन रख सकें। ठीक है, और वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जो है वो एडवांटेजेस और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जिसकी वजह से हमें जो है वो वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। जो वाइल्ड लाइफ एडवांटेजेस और बेनिफिट्स हैं हमारे लिए वाइल्ड लाइफ के, उसमें हमारे पास इम्पॉर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस, कि किस तरह जो है वो इन्वायरमेंट का बैलेंस, इकोसिस्टम का बैलेंस और स्टेबिलिटी मेंटेन करती है वाइल्ड लाइफ। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक वैल्यूज़, किसी भी कंट्री, किसी भी जो जगह की जो है वो इकोनॉमी वाइल्ड लाइफ की वजह से इफेक्ट होती है। ठीक है जी, टूरिज़म को प्रमोट करती है वाइल्ड लाइफ, किसी भी जगह की जो नेटिव वाइल्ड लाइफ है, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से जो है वो लोग आते हैं और वो उस कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। उसके अलावा जो है वो वाइल्ड लाइफ को बहुत तरह से जो है वो इकोनॉमी में एम्प्लॉय किया जाता है, यूज़ किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। जेनेटिक रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट जेनेटिक रिसोर्स के तौर पे जो है वो एक्ट करती है वाइल्ड लाइफ, कि जितने हमारे पास जीन्स अवेलेबल हैं वाइल्ड एनिमल्स में, जो बेटर जीन्स हैं उन्हें हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज़ पे, और जो ब्रीड्स हम बनाते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। ठीक है, तो जिन जीन्स वो जो है वो एम्प्लॉय कर सकते हैं हम बेटर कैरेक्टर्स लेने के लिए। ठीक है जी। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी हमारे पास डाइवर्सिटी अवेलेबल है सारी की सारी वाइल्ड लाइफ की,
वो किस तरह जो है वो बेनिफिट करती है ह्यूमन को, ये सब कुछ हम देखेंगे। एस्थेटिक वैल्यू जो है वो बहुत खूबसूरती किसी एरिया की जो है वो वाइल्ड लाइफ की वजह से होती है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और जो है वो बहुत ज़्यादा नेटिव स्पीशीज़ हैं किसी एरिया की, वो किस तरह जो है वो एस्थेटिक वैल्यू को प्रमोट करती हैं, ठीक है जी। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो है वो एजुकेशन में क्या रोल प्ले करती है, और गेम वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ के किस तरह जो है वो गेम्स में भी इसे यूज़ किया जाता है, ट्रॉफी हंटिंग, बियर बेटिंग वगैरह में, वो देखेंगे हम इसमें। और उसके अलावा साइंटिफिक वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ की किस तरह जो है वो डिफरेंट साइंटिस्ट और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो वाइल्ड लाइफ पे काम कर रहे हैं, और किस तरह वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट करती है साइंटिफिक वैल्यूज़ को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, किस तरह वाइल्ड लाइफ मेंटेन करती है इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है जी। Wildlife helps in maintaining the ecological balance of nature. Conservation of wildlife maintains the balance of nature through biogeochemical cycles, food chains, population controlled by positive, negative feedbacks. ठीक है जी। तो किसी भी एरिया की वाइल्ड लाइफ जो है उस एरिया का बैलेंस, उस एरिया का स्टेबिलिटी, उस इकोसिस्टम का बैलेंस और स्टेबिलिटी जो है उसे मेंटेन करती है, ठीक है। अगर हम कंजर्व करेंगे वाइल्ड लाइफ को, तो हमारी नेचर जो है उसका बैलेंस मेंटेन रहेगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है फूड चेन्स में। डिफरेंट फूड चेन्स और जो है वो इंटरलिंक्ड होती हैं, और नेटवर्क ऑफ फूड चेन्स मिलके जो है वो हमारे पास फूड वेब बनाता है। पूरी की पूरी फूड वेब जो है वो पूरा का पूरा नेटवर्क है, जिसमें हर एनिमल स्पीशी जो है, हर एनिमल और प्लांट स्पीशी, डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, ठीक है जी। कि कौन जो है वो किसको जो है वो खा रहा है, वो सारा का सारा पूरा प्रोसेस जो है वो हमारे पास एक स्टेबल नेटवर्क की फॉर्म में मौजूद होता है, ठीक है। उस पूरे के पूरे नेटवर्क में से एक भी स्पीशी हमारे पास जो है वो ख़त्म कर दी जाए, या एक फर्दर बाहर से लाकर ऐड कर दी जाए, तो पूरा का पूरा जो है वो नेचर का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एरिया के स्पीशीज़ की कंजर्वेशन, उनका पॉपुलेशन नंबर मेंटेन रखना, ताकि जो है वो उस एरिया में जो है वो स्टेबिलिटी और बैलेंस मेंटेन रहे। उसके अलावा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में जो है वो न्यूट्रिएंट फ्लो करते हैं इकोसिस्टम में, तो वो सारे का सारा न्यूट्रिएंट्स का फ्लो जो कि एबायोटिक और बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स से भी जो है वो होके गुजरता है। सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर किस तरह जो है वो फ्लो करते हैं इकोसिस्टम में, वो सारा का सारा बैलेंस भी मेंटेन करती है। और उसके अलावा पॉपुलेशन कंट्रोल रहती है जी प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप से, कि एक पॉपुलेशन जो है वो दूसरी को इफेक्ट करती है। कार्निवोर्स जो हैं वो हर्बीवोर्स का नंबर मेंटेन रखते हैं। हर्बीवोर्स जो हैं वो ग्रासेस जो हैं वो उस एरिया में अवेलेबल, उसका जो है वो उसकी जो है वो अबंडेंस को मेंटेन रखते हैं, ठीक है जी। और एक स्पीशी अगर हमारे पास जो है वो कोई भी एक स्पीशी हमारे पास कम हो जाती है, लॉस हो जाती है लॉन्ग रन में, तो उसकी वजह से पूरा का पूरा नेचुरल बैलेंस जो है वो अपसेट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से सिस्टम वल्नरेबल हो जाता है, यानी कि एक स्पीशी लॉस होने की वजह से जो अनस्टेबिलिटी आई है, उसकी वजह से अब फर्दर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमारे पास क्रिएट हो सकते हैं उस इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम में, उस पर्टिकुलर रीजन में, ठीक है। तो फर्दर हम इकोलॉजिकल बैलेंस को दो एग्जाम्पल से जो है वो एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास कि किसी भी एरिया में अगर कार्निवोर्स जो हैं फ्लैश ईटर्स, उन्हें किल कर दिया जाए, तो उसकी वजह से वो फीड करते थे जी हर्बीवोर्स पे, ठीक है। वो प्रीडेटर थे और हर्बीवोर्स जो थे वो उनका प्रे थे। तो हर्बीवोर की पॉपुलेशन इंक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि उनको कोई भी प्रीडेट करने वाला बचा ही नहीं होगा अगर कार्निवोर्स खत्म कर दिए जाएं तो, ठीक है। अब हर्बीवोर्स अगर ज़्यादा होने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास, तो उसकी वजह से क्या होगा जी, फॉरेस्ट की वेजिटेशन जितनी भी वहाँ मौजूद है वो सारी की सारी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि सारे के सारे हर्बीवोर्स जो हैं वो सारी की सारी वेजिटेशन पे फीड करना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा, लेक ऑफ फूड हो जाएगी उस जगह पे, उस प्रॉपर पर्टिकुलर रीजन में। अब जब वहाँ पे उनको फूड नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे उस फॉरेस्ट से, ठीक है, और एग्रीकल्चरल लैंड में चले जाएंगे। एग्रीकल्चरल लैंड में जाएंगे, और एग्रीकल्चरल लैंड से जब वो अपनी फूड लेना शुरू करेंगे, तो उसकी वजह से ह्यूमंस को जो है वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा, और हमारी सारी की सारी क्रॉप्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, इस वजह से कि वो सारे के सारे एनिमल्स उन पे फीड करना स्टार्ट कर देंगे।
तो इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ प्रीडेटर्स ख़त्म करने से, बेशक वो उनके प्रीडेटर्स थे, फिर भी उन प्रीडेटर्स को भी ख़त्म करने से हमारा सारा का सारा इकोलॉजिकल बैलेंस उस एरिया का डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से जो है वो हर्बीवोर्स का नंबर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट वेजिटेशन जो है वो डिक्लाइन कर जाती है, सारी की सारी डैमेज हो जाती है, और वो एग्रीकल्चर लैंड को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं हर्बीवोर्स। इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जैसे ही किसी एक भी स्पीशी की वजह से, किसी एक का थोड़ा सा पॉपुलेशन नंबर रिड्यूस होने की वजह से भी डिस्टर्बेंस आती है, तो वो फिर मेजर प्रॉब्लम्स को लीड करती है, फर्दर बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ लिंक्ड हो जाते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज ओवर फिशिंग। व्हाट इज ओवर फिशिंग? Mere fishing is one of the most significant drivers of decline in ocean wildlife population। ठीक है, सिर्फ फिशिंग जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन जो है, ओशियनिक वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के डिक्लाइन का। ठीक है, एनुअली जो है वो इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ जो है वाइल्ड लाइफ की जो है वो कैच कर ली जाती हैं, पकड़ ली जाती हैं, ओरिजिनल कैपेसिटी से भी ज़्यादा जो है वो कैच कर ली जाती हैं फिशेस। ठीक है, तो जो वैसे जो है वो फिशेस पकड़ना, कैचिंग फिशेस इज़ नॉट बैड फॉर द ओशन। ठीक है, क्योंकि जो ओशन है वो नेचुरली जो है वो रीस्टोर करता जाता है। फिश का जो है वो पॉपुलेशन नंबर, प्रोजनी बहुत ज़्यादा होती है, एट अ टाइम नंबर ऑफ हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एग वो ले करती हैं। ठीक है, और फर्दर जो है वो फिशेस ओशन में प्रोड्यूस होती रहती हैं। तो फिशिंग इज़ नॉट बैड, मेयरली फिशिंग इज़ नॉट बैड, लेकिन जब ओवर फिशिंग की जाती है कि स्टॉक, नेचुरल स्टॉक अभी रेप्लिनिश नहीं होता, यानी कि नेचुरली फिशेस का नंबर उतनी जल्दी इंक्रीज नहीं हो रहा जितना ज़्यादा जो है वो उन्हें कैप्चर किया जा रहा है। ठीक है, कैप्चर जो है वो जब लिमिट से एक्साइज कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है, तो उसकी वजह से इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ओवरफिश स्टॉक जो है वो ग्लोबली हमारा जो है वो 3 गुना इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, और इट हैज़ इंक्रीज बियॉन्ड देयर बायोलॉजिकल लिमिट ऑफ द ओशन। ठीक है, जितनी देर में ओशन जो है वो रिप्लेनिश करता है अपनी फिशेस का नंबर, उससे ज़्यादा जल्दी, 3 गुना ज़्यादा जल्दी जो है वो फिशेस को जो है हार्वेस्ट कर लिया जाता है, कैप्चर कर लिया जाता है ओशन से, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ओशन का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, बाई कैच जो है वो इज़ क्लोजली टाइड टू ओवर फिशिंग। बाई कैच में क्या हो जाता है जी, हमारे पास हम पीपल जो है वो जब फिशिंग के लिए लोग जाते हैं तो वो जिन फिशेस को पकड़ना चाहते हैं उसके साथ उनके नेट्स में जितनी भी ओशियानिक स्पीशीज़ आ जाती हैं, उसमें चाहे वो सिटेशियंस होते हैं, चाहे वो सी टर्टल्स होते हैं, यंग टर्टल्स होते हैं, वो सारे के सारे जो है वो बाई कैच में, यानी कि उसके साथ वो भी पकड़े जाते हैं उन नेट्स में। ठीक है, और वो भी जो है वो उनकी भी डेथ हो जाती है। ऑफ कोर्स उनका नंबर भी जो है वो ओशंस में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये सीरियस थ्रेट है मेरीन लाइफ के लिए, कि ना सिर्फ फिशेस बल्कि टर्टल्स और सिटेशियंस, जिसके अंदर हमारे पास वेव्स और डॉल्फिन्स वगैरह आती हैं, उनका नंबर भी जो है वो क्रिटिकली रिड्यूस होता है ओवर फिशिंग प्रैक्टिस की वजह से। और जो भी डैमेज ओवर फिशिंग से होता है उससे सिर्फ और सिर्फ मेरीन लाइफ इफ़ेक्ट नहीं होती, सिर्फ मेरीन इकोसिस्टम को ही नुकसान नहीं होता, बल्कि बहुत सारे लोग, बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द ग्लोब जो है वो रिलाई करते हैं फ़िश पे फॉर देयर फूड, फॉर देयर प्रोटीन इनटेक। ठीक है, तो वो सब के सब जो है वो इफ़ेक्ट होते हैं उसकी वजह से, कि अगर हमारे पास स्टॉक ही नहीं होगा ओशन में, अगर स्टॉक रिप्लेनिश होने से पहले ही ओवर फिशिंग की वजह से सारे की सारी लिमिट्स एक्सीड करके इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर जब हमारे पास इस साल ओशन में कोई स्टॉक, कोई फिशेज अवेलेबल ही नहीं है, तो अगले सीजन में कहाँ से हमारे पास जो है वो न्यू फिशेज आएंगी। ठीक है, तो ओरिजिनल स्टॉक डिस्ट्रॉय करने की वजह से लॉन्ग टर्म जो है वो सीरियस थ्रेट्स फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ना सिर्फ मेरीन इकोसिस्टम के लिए बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए, और बहुत सारे लोगों का लिवलीहुड जो है वो लिंक्ड है फिशिंग के साथ। ठीक है, तो वो सब जो है फिर वो इसकी वजह से सफ़र करते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, कंजर्वेशन एफर्ट्स बहुत सारी की जा रही हैं, जो लोग कैचिंग और सेलिंग से लिंक्ड हैं, बहुत सारी कंजर्वेशन में बहुत सारा रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इस तरह की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करें कि जिससे जो है वो हम फिशिंग भी करें, लेकिन ओशन का जो अपना स्टॉक है उसे रेप्लेनिश होने दें। ठीक है, उसका स्टॉक जो है उसे डिस्टर्ब ना करें, उसकी लिमिट्स को जो है वो क्रॉस ना करें, जो फिशिंग लिमिट्स हैं एक प्रॉपर एरिया की उसे क्रॉस ना
करें, ठीक है। सस्टेनेबल वे में जो है वो हम जो है वो वाइल्ड लाइफ को हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, यूज़ भी कर सकते हैं अपने किसी भी काम पर्पज़ के लिए, लेकिन बैलेंस जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। स्टेबिलिटी और बैलेंस डिस्ट्रॉय होने से बचाने के लिए जो है वो हमें चाहिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़। फिशिंग की वजह से ना सिर्फ मेरीन इकोसिस्टम और ना सिर्फ लोगों का लिवलीहुड और प्रोटीन इंटेक, बल्कि बर्ड्स को भी बहुत ज़्यादा जो है, बर्ड्स और जितनी भी स्पीशीज़ जो है वहाँ ओशन में फ़िशेस के ऊपर फीड कर रही हैं, ठीक है। वो गैनट्स, सीगुल्स, पफिन्स, पेंगुइन्स जो भी हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सी बर्ड्स वो जितने भी हैं उन सब के जो है वो बर्थ रेट में ड्रॉप आ जाता है जब फ़िश की जो है सप्लाई अवेलेबल नहीं होती, ठीक है जी। जब फ़िश की सप्लाई जो है वो मैक्सिमम कैपेसिटी से 3 गुना जो है वो ड्रॉप कर जाती है, कम हो जाती है, तो बहुत सारे बर्ड्स जो हैं जो फ़िशेस पे फीड करते हैं उनके पॉपुलेशन साइज़ रिड्यूस हो जाते हैं, उनके फर्दर जो है वो रिप्रोडक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, उनके पास फूड ही नहीं है अवेलेबल, तो वो किस तरह जो है वो सर्वाइव करेंगे, ठीक है। और बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो कोस्टल लाइंस के ऊपर जो है वो डेड हमें मिलते हैं, बहुत ज़्यादा बल्क में जो है वो बर्ड्स की डेथ हो जाती हैं अगर फूड अवेलेबल ना हो तो, ठीक है जी। और बहुत सारी फिशेस की जिनके ऊपर बर्ड्स फीड करते हैं उनके ऊपर उनमें हमारे पास है जी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेडाइंस, एनकोवीज, हेरिंग, प्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास क्रस्टेशियंस हैं, प्रॉन्स और श्रिम्प्स वगैरह, ठीक है। इन सब पे जो है वो बर्ड्स फीड करते हैं, ठीक है। और फिर वो जब ये फिशेस अवेलेबल ही नहीं है तो वो बर्ड्स जो हैं दे आल्सो बिकेम विक्टिम्स ऑफ ओवर फिशिंग, और उनकी जो है वो बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती हैं और उनका बर्थ रेट रिड्यूस हो जाता है, उनका फर्दर जो है प्रोजनी साइज रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और पूरा का पूरा इकोसिस्टम जो है वो अंडर थ्रेट आ जाता है, ठीक है। उसका सारा का सारा बैलेंस डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट है जी इकोनॉमिक वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि किस तरह किसी भी रीजन की वाइल्ड लाइफ जो है वो उस एरिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। ऐसे कौन से जो है वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें वाइल्ड लाइफ से मिल सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ को हम किस किस तरह से एम्प्लॉय कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इकोनॉमी के लिए, अपनी इकोनॉमी। Timber, firewood, natural rubber, gums, resins, tannins, essential oils, spices, many drugs, silk, lac, honey, feathers, musk, ivory, leather, meat, egg, wool, milk, ये सब जो है वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जो हम ले सकते हैं वाइल्ड लाइफ से, ठीक है जी। सिल्क, लैक और हनी जो है वो हमारे पास इंसेक्ट्स से आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ड्रग्स हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट वाइल्ड लाइफ स्पीशीज से आ रहे हैं। स्पाइसेस, एसेंशियल ऑयल्स, उसके अलावा टैनिन्स, रेजिन्स, ठीक है। और प्लांट स्पीशीज से मोस्टली टिम्बर, फायरवुड और नेचुरल रबर, गम्स और रेजिन्स वगैरह ले रहे हैं हम, ठीक है। और बहुत सारे एनिमल्स वाइल्ड लाइफ स्पीशीज के हमारे पास ऐसे हैं जिनसे हम मीट, एग, वूल और मिल्क ले रहे हैं, ठीक है जी। लेदर भी, मुस्क डियर से मुस्क, ठीक है जी। तो वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत बड़ा सोर्स है एक तो इन सब प्रोडक्ट्स के लिए कि अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो हम उनसे ले सकते हैं, ठीक है। और फर्दर उन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बना सकते हैं और उन्हें सेल कर सकते हैं हम जो है वो। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ जो है इज़ अ सोर्स ऑफ इनकम टू रिक्रिएशन एंड टूरिज्म इंडस्ट्री, ठीक है। किसी भी जगह के जो है वो पॉपुलर वाइल्ड लाइफ स्पॉट की अगर हम बात करें या पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट की, टूरिस्ट इंटरेक्शंस की बात करें तो वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, यानी कि प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ वाइल्ड लाइफ हैं जहाँ पे वाइल्ड लाइफ को जो है वो कंजर्व करके रखा गया होता है। वहाँ पर जो है वो हंटिंग प्रिवेंट होती है, बिल्कुल भी हंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। वहाँ पर जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। डिफरेंट कंट्रीज से जो है वो लोग आके विजिट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ की वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स को, ठीक है जी। और इससे बहुत सारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो अर्न कर सकते हैं कंट्रीज, हैंस जो है ये इकोनॉमी को सपोर्ट करती है किसी भी रीजन की। फॉर एग्जांपल टूरिस्ट इंडस्ट्री कीनिया की अगर हम बात करें, ईस्ट अफ्रीका में हमारे पास जो कीनिया है वहाँ पर जो है उसकी टूरिस्ट इंडस्ट्री बेस्ड ऑन इट्स वाइल्ड लाइफ रैंक्स थर्ड आफ्टर कॉफ़ी एंड सिसाल, ठीक है। तो उसको जो है उसकी वाइल्ड लाइफ जो है उसकी इकोनॉमी को थर्ड पे सपोर्ट करती है, ठीक है, कॉफ़ी और सिसाल के बाद। और ट्रेड इन लाइव एज वेल एज डेड एनिमल्स नॉट ओनली सपोर्ट थाउजेंड्स ऑफ पीपल बट आल्सो अर्न फॉरेन एक्सचेंज। और इसके अलावा डेड और लाइव एनिमल्स का ट्रेड, जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में जो उनसी स्पीशीज़ अवेलेबल नहीं है उन्हें जो है वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स के लिए ले जाया जाता है ट्रेड करके, ठीक है। लाइव और डेड एनिमल्स को म्यूजियम्स वगैरह में रखने के लिए, उसके अलावा जू में रखने के लिए, ठीक है। तो इससे भी बहुत सारा जो है वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न किया जाता है।
नेक्स्ट अगर हम डिफरेंट एग्जांपल्स की बात करें तो राइनोसिरोस जो है हमारे पास उसके एक हॉर्न की जो है पर केजी हॉर्न की मार्केट प्राइस जो है वो यूएस डॉलर्स में 20,000 है, ठीक है जी। और एलिफेंट्स की जो आइवरी और मस्क डियर के जो मस्क ग्लैंड्स हैं और उसके अलावा डियर के हमारे पास जो है वो एंटलर्स हॉर्न्स हैं, उन सब की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो प्राइस मार्केट में अवेलेबल है, वसूल की जाती हैं, जिसकी वजह से जो है वो इन एनिमल्स को जो है वो किल भी किया जाता है, हंट भी किया जाता है और बहुत ज़्यादा हार्म भी किया जाता है ये सारा कुछ जो है वो ऑब्टेन करने के लिए। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं हमारे पास जिनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं, जैसे बहुत सारे ड्रग्स भी लिए जाते हैं बहुत सारे प्लांट्स से। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो है हमारे पास एक फंजाई है जिससे पेनिसिलिन ऐसा ड्रग है जो हम पेनिसिलियम से लेते हैं। पेनिसिलियम हमारे पास एक फंगस है, ठीक है जी। क्विनीन जो है वो मलेरिया के जो है ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जो कि सिंकोना बार से ली जाती है, ठीक है जी। और मॉर्फिन जो है वो ओपियम से ली जाती है। उसके अलावा श्रिम्प्स और क्रैब्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, क्रस्टेशियंस को हम क्रस्टेशियंस कहते हैं हम इन्हें, प्रॉन्स और श्रिम्प्स और क्रैब्स वगैरह को। इनसे जो है वो इनके स्केलेटन से एक ऐसा केमिकल ड्राइव किया जाता है जिससे फंगल इन्फेक्शन की प्रिवेंशन के लिए जो मेडिसिन बनाई जाती है उसमें यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज जेनेटिक रिसोर्सेज। किसी भी एरिया की वाइल्ड लाइफ उस एरिया का किस तरह जो है वो जेनेटिक रिसोर्स जो है वो प्रेजेंट करती है और उसे किस किस तरह यूज़ किया जा सकता है। All the domesticated crops and livestock have originated from natural plants and animals. ठीक है, जिस लाइफ को भी अब ह्यूमन ने जो है वो डोमेस्टिकेट किया हुआ है, वंस दे वर आल्सो द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द वाइल्ड जो है इन्वायरमेंट में वो पहले प्रेजेंट होते थे। फिर बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ जो हैं वो ह्यूमन ने प्लांट्स की और एनिमल्स की डोमेस्टिकेट कर ली, ठीक है। तो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स की जो जीन्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वहाँ पे जो बेटर वेराइटीज़ हैं जिनके पास जिन वाइल्ड एनिमल्स के पास पर्टिकुलर ट्रेड्स के लिए जो है वो बेटर जीन्स हैं, उन जीन्स को यूज़ करते हुए हम फर्दर जो है वो सेलेक्टिव ब्रीडिंग करते हुए अपने पास न्यू हाइब्रिड वेराइटीज़ बना सकते हैं, ठीक है। हाइब्रिड वेराइटीज़ बना सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो है वो ये सारा काम होता है कि सेलेक्टेड ट्रेड्स, फॉर एग्जांपल अगर किसी वाइल्ड एनिमल से हम बेस्ट मीट का जीन है उसके पास और दूसरी जो वाइल्ड एनिमल है उसके पास बेस्ट जो है वो मिल्क का जीन है, ठीक है। तो हम उन दोनों जीन्स को जो है वो सेलेक्टिवली जो है वो एक ही ऑर्गेनिज्म में ला सकते हैं, हाइब्रिड वैरायटीज जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो जीन्स है हमें कहाँ से मिलते हैं? वाइल्ड एनिमल्स से। नेक्स्ट इज के डिजीज रेजिस्टेंस के जो करेक्टर हैं वो वाइल्ड एनिमल्स में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो वाइल्ड इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हैं ऑन देयर ओन, जो है वो डिजीज़ के लिए रेजिस्टेंस उनके अंदर पैदा होती है और वो सर्वाइवल जो है उनका इन्वायरमेंट में पॉसिबल होता है, ठीक है। उसके अलावा हायर प्रोडक्शन की किस तरह जो है वो मीट और मिल्क वगैरह की हायर प्रोडक्शन, वूल और लेदर, टैनिन्स वगैरह किस तरह जो है वो सारा हम उनसे ले सकते हैं। ये सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमें वाइल्ड लाइफ से मिलता है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे पास किसी भी एरिया में जो लाइफ की डाइवर्सिटी है, सारी की सारी लाइफ फॉर्म्स जो अवेलेबल हैं उसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। Biological diversity can be referred to as all the different kinds of life on earth एंड टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़ प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। हम कह सकते हैं कि सारी की सारी लाइफ जो प्रेजेंट है अर्थ पे, या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी भी डिफरेंट स्पीशीज़ अर्थ पे प्रेजेंट हैं उनका टोटल नंबर, उसे हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कहते हैं। बाय कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, अगर हम वाइल्ड लाइफ जो है वो कंजर्व करें, यानी कि वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जितनी भी हमारे पास अवेलेबल हैं उनकी कंजर्वेशन, उनकी प्रोटेक्शन मेनटेन करते रहें, तो हमारे पास जो है वो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी हमारे इन्वायरमेंट में मेनटेन रहेगी, ठीक है जी। According to some scientists, an ecosystem with more diversity is more stable. If wildlife is not disturbed by modern machinery, then it maintains biological diversity. ठीक है जी। पहली बात तो ये कि जो
साइंटिस्ट का कहना है कि जिस इकोसिस्टम में जितनी ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अवेलेबल है उतने ही जो है उसके अंदर नेटवर्किंग, इंटरकनेक्शंस, डिफरेंट जो है वो रिलेशनशिप्स ऑर्गेनिजम्स और स्पीशीज़ के आपस में जो है वो अवेलेबल है और वो इकोसिस्टम जो है उतना ही ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है जी। उसके बाद है कि अगर हम वाइल्ड लाइफ को इंटरवीन ना करें ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से या किसी भी किस्म की मॉडर्न मशीनरी या मॉडर्न टेक्निक्स की वजह से जो है अगर हम डिस्टर्ब ना करें वाइल्ड लाइफ को, तो हमारे पास जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो 3 तरह की होती है। पहली है जी हमारे पास जेनेटिक डाइवर्सिटी की जितनी भी जो हमारे पास वेरिएशन अवेलेबल है डिफरेंट स्पीशीज़ के जीन्स में। ठीक है। एक स्पीशी जो है वो पूरा का पूरा एक जेनेटिक यूनिट होता है। ठीक है। तो डिफरेंट जो है हमारे पास स्पीशीज़ अवेलेबल हैं, सो वो डिफरेंट जेनेटिक यूनिट्स हैं। हर जेनेटिक यूनिट की जो है वो अपनी स्पेसिफिक जीन्स हैं और उसके अंदर प्रॉपर काइंड ऑफ वेरिएशंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और किस तरह जो है वो सेम स्पीशीज़ की जो है वो पॉपुलेशन जो है वो एक जगह पे जो है वो रिजाइड करती हैं। ठीक है। और किस तरह जो है जेनेटिक वेरिएशन विद इन पॉपुलेशन जो है वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन मूव करती हैं और सारे की सारी स्पीशी की जो वैरायटी अवेलेबल है उसे हम जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर हम बात करें स्पीशी बायोडाइवर्सिटी की, तो जो डिफरेंट स्पीशीज़ अवेलेबल हैं हमारे पास, डिफरेंट टाइप्स हैं स्पीशीज़ की। ठीक है। और अबंडेंस उनकी कि कौन सी स्पीशी किस एरिया में किस पर्टिकुलर लोकेशन पे कितनी जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। वो हमारे पास स्पीशी डाइवर्सिटी है। और इसके अलावा किसी भी स्पीशी का जो नंबर है उसे हम स्पीशी रिचनेस कहते हैं पर्टिकुलर एरिया में। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी की बात करें तो एक इकोसिस्टम में डिफरेंट तरह की जो है वो लैंड फॉर्म्स यानी कि डिफरेंट तरह के लैंड एरियाज़ भी होते हैं, प्लेन्स भी होते हैं और फॉरेस्ट भी होते हैं और उसके अलावा एग्रीकल्चरल लैंड्स भी होती हैं। ठीक है। और वाटर बॉडीज़ भी होती हैं। तो एक इकोसिस्टम के अंदर डिफरेंट लैंड फॉर्म्स की वजह से जो है वो डिफरेंट तरह की वाइल्ड लाइफ और डिफरेंट तरह की वेजिटेशन को सपोर्ट करता है। ठीक है। एक इकोसिस्टम में अगर वाटर बॉडीज़ प्रेजेंट है तो ऑफकोर्स उसके अंदर जो है वो इक्वेटिक वाइल्ड लाइफ होगी। अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो तो वहाँ पर हमारे पास ग्रासलैंड्स होंगे, टेरेस्ट्रियल जो है वो प्लांट स्पीशीज़ भी होंगी और उसके अलावा वहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ सर्वाइव करेगी वो एनिमल स्पीशीज़ सर्वाइव करेंगी वो भी प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो किसी भी हर इकोसिस्टम की जो बायोडाइवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ है वो वेरी करती है। ठीक है जी। उसे हम कहते हैं इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट है हमारे पास एस्थेटिक वैल्यूज ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ जो है व्यू पॉइंट से भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, व्यू पॉइंट ऑफ एस्थेटिक एंड रिक्रिएशनल वैल्यू के देखने में जो है वो इंसान को खूबसूरती लगती है। उसके अलावा रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए जो है वो वाइल्ड लाइफ स्पॉट्स को, नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ को यूज़ किया जाता है, सफारी पार्क्स को विजिट करने के लिए, रिक्रिएशनल टूर्स के लिए। और रिक्रिएशन एंड एंजॉयमेंट आर एसेंशियल टू द मैन्स हेल्थ। एस्थेटिक वैल्यूज सच एज द टेस्ट ऑफ वाइल्ड बेरीज। ठीक है जी। एस्थेटिक वैल्यूज में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जो है वो विजुअल ब्यूटी नहीं है, उसके अलावा हमारे पास जी डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं जी डिफरेंट जो हमारे पास प्लांट स्पीशीज़ फॉर एग्जांपल अवेलेबल हैं वाइल्ड में, तो उनका टेस्ट, डिफरेंट फ्रूट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, नंबर ऑफ फ्रूट्स, वाइल्ड बेरीज। ठीक है। उसके अलावा फ्रेगनेंस जो है फ्लावर्स की, डिफरेंट फ्लावर्स हमारे पास, फ्रूट्स अवेलेबल हैं वाइल्ड में, फ्लावर्स अवेलेबल हैं, वो सब के सब जो है वो एस्थेटिक वैल्यू में आते हैं। ठीक है। अगर हम उन्हें प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे तो ही हमारे जो है इन्वायरमेंट, हमारा इकोसिस्टम, उसकी एस्थेटिक वैल्यूज जो हैं वो मेंटेन रह सकती हैं। A world without melodious birds, graceful beasts, and thick forests would be poorer place for humans to live in. People feel pleasure and happiness in the presence of wildlife. ठीक है जी। तो जिस तरह प्लांट्स की हमने बात की कि डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और फ्लावर्स हमारे पास जो है वो इन्वायरमेंट की ब्यूटी इंक्रीज करते हैं, इसी तरह हमारे पास जो है बहुत सारे बर्ड्स की स्पीशी और एनिमल्स की स्पीशी जो हैं वो ग्रेसफुल एनिमल स्पीशीज़ जो हैं और उसके अलावा बर्ड्स की मेलोडियस वॉइस, वो सब के सब जो है वो इकोसिस्टम, किसी भी एरिया, किसी भी इन्वायरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट है, उस इम्पॉर्टेंट एस्थेटिक वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। और अगर हमारे पास ये बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह ना हों तो इको एनवायरनमेंट जो है वो बिल्कुल भी सूटेबल ही नहीं रहेगा ह्यूमंस के लिए सर्वाइव करने के लिए। ठीक है जी। और इन द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ पीपल फील प्लेजर एंड हैप्पीनेस। नेक्स्ट इज हाउ वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट टू एजुकेशन।
एजुकेशन में जो है वाइल्ड लाइफ कंट्रीब्यूट करती है इस तरह के जब स्टूडेंट्स जो है विज़िट करते हैं डिफरेंट प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, डिफरेंट ज़ू को, म्यूज़ियम्स को, नेशनल पार्क को, सेंचुरीज़ को, तो दे गेट इंसाइट्स कि उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है कि किस तरह जो है वो कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ उनके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है जी। और डिफरेंट जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ बनाए गए हैं वो क्यों बनाए जाते हैं उनकी कंजर्वेशन के लिए, कि उनको किस किस तरह के जो है वो थ्रेट फेस करने पड़ते हैं और उन थ्रेट्स में ह्यूमन का क्या रोल है और किस तरह से जो है वो उन थ्रेट्स को जो है वो हम कम कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को जो है वो हम वाइल्ड लाइफ को कम से कम जो है वो हार्म करें और सस्टेनेबल वे में जो है वो हम वाइल्ड लाइफ को यूज़ करें। स्टूडेंट्स को जो है वो ये सारी की सारी एजुकेशन देनी चाहिए और उसके अलावा जो है रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए वो विज़िट करते हैं जब जूज़ और म्यूज़ियम वगैरह को, तो उससे भी जो है म्यूज़ियम स्पेसिफिकली हिस्ट्री म्यूज़ियम जो है हिस्ट्री म्यूज़ियम्स में जो है वो पास्ट में जितनी भी वाइल्ड लाइफ हमारे पास प्रेजेंट थी वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास म्यूज़ियम्स में प्रेजेंट होती है स्टफ्ड फॉर्म में, ठीक है जी। स्केलेटन्स, डिफरेंट काइंड ऑफ स्केलेटन्स, बोन्स और हॉर्न्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो है वो पता चलता है स्टूडेंट्स को कि कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ जो है वो हमारे पास पास्ट में प्रेजेंट थी, ठीक है जी। नेक्स्ट इज़ गेम वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, या जी कि किस तरह जो है वो वाइल्ड लाइफ गेम के लिए जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। Wildlife has its worth as game also. Game or quarry is any animal hunted for sport or for food or for the meat of those animals. ठीक है जी। तो गेम एनिमल या गेम हंटिंग हम ऐसी जो है वो प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एनिमल्स को जो है वो हंट किया जाता है उनके मीट के लिए, फूड पर्पसेस के लिए, ठीक है, उनके बॉडी के स्पेसिफिक पार्ट्स के लिए जैसे हॉर्न्स के लिए, उसके अलावा जो है वो उनकी स्किन के लिए, और एज अ स्पोर्ट भी जो है वो उन्हें हंट किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है वो फिश भी आती है जी, फिशिंग स्पोर्ट, जिसमें बहुत सारी फिशेस को जो है वो एट अ टाइम जो है वो कैप्चर किया जाता है, ठीक है। कंपटीशन, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपटीशन जो है वो होते हैं, ठीक है, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स में, ठीक है, और वहाँ पे जो है वो इस तरह के सिस्टम मेंटेन किए जाते हैं। उसके अलावा जो है वो जैसे कि हर रीजन की वाइल्ड लाइफ वेरी करती है कि पूरी दुनिया में कौन कौन से रीजन्स में कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ अवेलेबल है, इस तरह जो है वो ऑफ कोर्स उनकी गेम हंटिंग भी जो है वो वेरी करेगी कि कौन कौन से एरिया में कौन से एनिमल्स जो है वो ज़्यादा हंट किए जाते हैं, ठीक है, और किस किस तरह के एनिमल्स हंट किए जाते हैं, उनकी क्या रेंज है, ठीक है, कौन से एरियाज़ में जो है उन्हें हंट किया जाता है, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में वेरी करता है। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन सेवरल वेस्टर्न कंट्रीज, बहुत सारे जो है वो मगरबी ममालिक में बहुत सारे पीपल जो हैं वो फ़िश को रिक्रिएशन के लिए हंट करते हैं, ठीक है, और स्पेंड बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑन दीज स्पोर्ट्स। उसके अलावा ट्रॉफी हंटिंग जो है वो हमारे पास एक गेम हंटिंग है, उसके अंदर जो है वो वाइल्ड एनिमल को रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए हंट किया जाता है। उसके अलावा उसके बाद जो है उसका एनिमल के पार्ट जो हैं, जैसे उसके हॉर्न्स हैं, उसकी स्किन है, ठीक है, तो उसे जो है वो एज अ ट्रॉफ़ी यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सक्सेस ऑफ हंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डिफरेंट कंपटीशन जो है वो हेल्ड किए जाते हैं, और जो हंटिंग करता है फिर उसे एज अ ट्रॉफ़ी जो है वो गिफ्ट किया जाता है वो पार्ट, और उसे लोग जो है वो डिस्प्ले करते हैं डिफरेंट डेकोरेशन के तौर पे, ठीक है। और इसके अलावा उस एनिमल का जो मीट है वो फूड के लिए यूज़ किया जाता है और ईटिंग पर्पसेस के लिए, ठीक है, और इसकी जो स्किन है वो भी डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ की जाती है। उसके अलावा ट्रॉफ़ी हंटिंग जो है वो मार्को पोलो शीप उसकी एग्जांपल है। पाकिस्तान में भी जो है वो उसकी ट्रॉफ़ी हंटिंग पहले बहुत ज़्यादा होती थी, अब जो है वो उस पर बैन कर दिया गया है क्योंकि मार्को पोलो शीप जो है वो इंडेंजर होते जा रहे हैं हमारे पास। और इसके अलावा बियर बेटिंग भी जो है वो इसी तरह की एक स्पोर्ट है। नेक्स्ट इज़ साइंटिफिक वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, कि साइंटिफिकली किस तरह जो है वो कंट्रीब्यूट करती है वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ आल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर साइंटिस्ट एंड मेडिकल रिसर्च, ठीक है जी। वाइल्ड लाइफ के ऊपर बहुत सारा जो है वो काम करते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो है वो बेस करते हैं डिफरेंट वाइल्ड लाइफ एनिमल्स पे। फॉर एग्जाम्पल सी अर्चिन्स जो हमारे पास आइकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है जी, हैव डेवलप्ड ग्रेटली अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी को स्टडी करने के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा सी अर्चिन को स्टडी किया गया है। उसके अलावा डेजर्ट टोड है जिसे जो है प्रेगनेंसी स्टडीज़ में यूज़ किया गया है, और रेहेसिस मंकी से आप सब फेमिलियर हैं कि उससे जो है RH फैक्टर जो कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स की स्टडी है उसमें एम्प्लॉय किया जाता है, यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट एग्जांपल्स आर एंटलर्स ऑफ डियर, जो कि डियर के स्पेसिफिक टाइप के हॉर्न्स होते हैं जिसे हम एंटलर्स कहते हैं। उसे डिफरेंट काइंड ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो डिफरेंट डिग्री ऑफ रेडियो एक्टिव कंटेमिनेशन चेक करने के लिए डियर के जो है वो एंटलर्स यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा मंकी, जिनी पिग्स, रैट्स और फ्रॉग को जो है वो एक्सपेरिमेंटल एनिमल के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, बहुत सारे जो है वो एनिमल्स ऐसे हैं जिसे हम यूज़ करते हैं एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर स्टडीज़ इन डेवलपमेंट, जेनेटिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है जी। और 9 banded armadillo is are being used to prepare vaccine for leprosy। ठीक है जी। अब 9 banded armadillo स्पीशीज जो है उसे लेप्रोसी के लिए वैक्सीन बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा एनिमल है डेट इज़ मोर लाइकली टू डेवलप द लेप्रोसी। ठीक है, तो उसके जीन्स को यूज़ करके तो वैक्सीन प्रिपेयर की जा रही है लेप्रोसी के लिए। अभी तक हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है वाइल्ड लाइफ उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों उसे कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, वाइल्ड लाइफ की हमारे पास बहुत सारी इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत से एडवांटेजेस हैं, जिसकी वजह से उसे जो है वो कंजर्व करना, प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है वो वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन हो जाए, किसी भी तरह से वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो जाए किसी रीजन से, तो उसके हमारे पास क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है जी, इफ़ेक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ डिप्लीशन की वजह से हमारे पास जो भी हमारी फूड चेन्स है उसके अंदर बैलेंस, उसका सारा का सारा बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ठीक है जी, किसी भी एक एरिया में जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ हैं वो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ठीक है, फूड चेन्स बनाती हैं, फूड चेन्स मिलके फर्दर जो है वो नेटवर्किंग बिगर चेन्स बनाती हैं जिसे हम फूड वेब्स कहते हैं। ठीक है जी, वो सारी की सारी फूड चेन्स और फूड वेब्स का जो पूरा का पूरा नेटवर्क है वो सारा का सारा एक बैलेंस है जो उस एक इकोसिस्टम में एग्जिस्ट करता है। लेकिन जैसे ही हम किसी एक स्पीशी को उसके अंदर से जो है वो कम कर देते हैं, या कोई स्पीशी का पॉपुलेशन साइज रिड्यूस हो गया, या कोई स्पीशी बाहर से लाकर ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सारा का सारा हमारा जो बैलेंस है वहाँ का, उस इकोसिस्टम का, वो डिस्टर्ब हो जाता है और वहाँ पे जो है स्टेबिलिटी नहीं रहती। ठीक है, वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन की वजह से अनबैलेंस फूड चेन्स और इंस्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम हो सकता है हमारे पास। ठीक है जी, रिडक्शन इन रेयर वाइल्ड एनिमल्स, कि अगर हम वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, कंजर्व नहीं करेंगे, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा हमारे पास कि वाइल्ड एनिमल्स जितने भी हमारे पास रेयर, खूबसूरत और नायाब स्पीशीज़ जो हमारे पास वाइल्ड एनिमल्स की प्रेजेंट हैं, वो सब के सब जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारे पास ख़त्म होती जाएंगी। ठीक है, तो हम उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकेंगे अपनी फर्दर फ्यूचर जनरेशन्स के लिए। ठीक है, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, फ्यूचर जनरेशन्स के लिए, उन्हें सेव रखने के लिए जो है वो हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है जी, डेंजर्स टू ह्यूमन लाइफ, ह्यूमंस जो है, जैसे वाइल्ड लाइफ जो है वो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, इस तरह जो है वो ह्यूमन लाइफ की स्टेबिलिटी को भी, ह्यूमन सर्वाइवल को भी कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो किसी भी तरह का जो है, किसी भी तरह की इंस्टेबिलिटी या अनबैलेंस जो है वो वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन के अंदर ह्यूमन सर्वाइवल को जो है वो डेंजर में डाल सकता है। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी, किसी भी एरिया की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ अगर जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, अगर बिल्कुल सही से जो है वो प्रोटेक्टेड हैं, कंजर्व्ड हैं, तो उस एरिया की जो है वो बायोडाइवर्सिटी भी हमारे पास प्रोटेक्टेड और कंजर्व्ड है। ठीक है जी, और अगर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ किसी भी तरह से जो है वो हार्म में है, तो उस एरिया की बायोडाइवर्सिटी भी इफेक्ट हो रही है अकॉर्डिंगली। लॉस ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ठीक है, इकोनॉमिक वैल्यू में हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत तरीक़ों से इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। ठीक है जी, डिफरेंट मेथड्स से जो है वो इकोनॉमी को सपोर्ट करती है। बहुत तरह की जो है वो टूरिस्ट स्पॉट्स हैं हमारे पास, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं, नेशनल पार्क्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, वो सब के सब जो हैं वो टूरिस्ट अट्रैक्शन स्पॉट्स हैं। तो वो किसी भी कंट्री के इकोनॉमी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है जी,
और उसके अलावा लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि अगर किसी भी एरिया की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा, लॉस ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, किसी भी एरिया की अगर वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट नहीं किया जाएगा तो विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा कि वो स्पीशीज़ जो हैं वो पहले इंडेंजर होंगी, फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड होंगी, वल्नरेबल होंगी और फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। जब वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी तो उनका सारा का सारा जीन पूल और जेनेटिक इंफॉर्मेशन हमारे इन्वायरमेंट से, इकोसिस्टम से हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन लॉस हो जाएगी और फर्दर वो जितनी भी उनकी स्पेसिफिक ट्रेट्स थे जिसे हम जो है वो स्टडी कर सकते थे, फर्दर जो है एम्प्लॉय कर सकते थे अपनी स्पेसिफिक ब्रीड्स की, हाइब्रिड ऑर्गेनिजम्स की, हाइब्रिड एनिमल्स की जो है वो प्रोडक्शन के लिए, फिर वो हम यूज़ नहीं कर सकेंगे, ठीक है। और सारी की सारी हैंस प्रूफ कि वाइल्ड लाइफ जो है किसी भी एरिया की उसे कंजर्व और प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो कि बहुत तरह से जो है वो बेनिफिशियल है एनवायरनमेंट के लिए, ऑर्गेनिजम्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, ठीक है जी। तो अगर हम उसे प्रिजर्व नहीं करते, कंजर्व नहीं करते तो हमारा जो है वो इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, ठीक है जी। और उसकी वजह से और उसका सारा का सारा जो बैलेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So that was all about today's lecture. Thank you so much. Inshallah, we'll see you in the next lecture.